नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम एक बेहतर दुनिया और एक कह सकते हैं बेहतर तरीके से दुनिया बनाने वाले यूथ से बात करते हैं और ऐसे समाज सेवी और युग परिवर्तकों से बात करते हैं जो इस दुनिया को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो आज हमारे मध्य बहुत ही सौभाग्य की बात है, प्रियंका पाटिल जी है जो COP28 के पार्टिसिपेंट तो हैं ही, लेकिन एक किसान भी हैं, एक युवा किसान हैं जो COP28 के पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। हमारे देश को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये COP28 हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं, ये है क्या जो UAE में वर्तमान समय कुछ दिन पहले ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इसका क्या मोटो था, क्या लक्ष्य था, इसके बारे में हम प्रियंका जी से जानेंगे। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। धन्यवाद जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि हम न्यूज़पेपर्स में और सारे न्यूज़ चैनल्स में भी देख रहे हैं कि COP28 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा, इंडिया ये करेगा। तो ये एक हमने ऊपर से जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस शायद है, लेकिन इसका नाम COP क्यों है और ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस क्या होता है? यस, आपने सही कहा। ये संयुक्त राष्ट्र की एक क्लाइमेट चेंज परिषद है जी। और जिसको COP बोला जाता है बिकॉज ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को COP बोला जाता है। और 28 मतलब ये 28वीं बार ऑर्गेनाइज की गई है जी। इसमें विश्व भर के सभी देश इकट्ठा आते हैं और जो क्लाइमेट चेंज के कारण प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा बारिश होना, कम बारिश होना, बारिश का ना ही होना, उसके कारण फार्मर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, हमारी हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है, या हर क्षेत्र में उद्योग हो, किसी भी क्षेत्र में जो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। इसके लिए हम सब इकट्ठे आते हैं और मिलकर उसके क्या इफ़ेक्टिव सॉल्यूशंस होते हैं उसके बारे में चर्चा की जाती है। और इस बार के COP का थीम भी यही था, यूनाइट, एक्ट एंड डिलीवर। मतलब आप सब इकट्ठे आ जाओ, इकट्ठे कुछ एक्शन के लिए प्लान बनाओ और वो प्लान दे दो ताकि एक विश्व, जैसे ये नई दुनिया प्रोग्राम है, एक दुनिया एक बेहतर स्थान बन जाए हम सब के लिए। जी। तो इसीलिए ये कॉन्फ्रेंसेस होता है, हर साल होता है? हर साल होती है जी। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते हैं तो इसमें कौन से लोग जा सकते हैं, या फिर देश के कुछ प्रमुख नागरिक हैं वो जा सकते हैं, या कौन जा सकता है इसमें? बिल्कुल अच्छा सवाल है। एक्चुअली इस बार का जो हमने देखा तो मोर देन 90,000 पीपल, मतलब 90,000 से भी ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। और इसको बोला जाता है कि ये अभी तक जो भी COP हुए हैं उसमें से मोस्ट एम्बिशियस, मतलब बहुत ही आशावादी COP है, क्योंकि इसमें बहुत स्तर के लोग आए हुए थे, छोटे बच्चे से लेकर, मैंने तो 10-11 साल के बच्चे से भी मिली हूँ और बहुत एज वाले भी, पॉलिटिकल पार्टीज से भी, मतलब गवर्नमेंट से भी, बिजनेसेस, साइंटिस्ट, अलग अलग क्षेत्र से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन होते हैं, डेलीगेशन के लिए हम लोगों को फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, कोई भी उसमें सबमिट कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा कार्य कर रही है वो उसमें जुड़ सकती है। बस हमें वो फॉर्म में हम जो कार्य कर रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा सोशल इम्पैक्ट जनरेट होता है, उस कार्य को हमें उनकी तरफ भेजना होता है। वहाँ से हमारी सिलेक्शन प्रोसेस होती है एंड हम डायरेक्टली जा सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही इंक्लूसिव प्रोसेस रहती है कि जब मैं जा पा रही हूँ, भारत का प्रतिनिधित्व कर पा रही हूँ, तो कोई भी जो समाज के लिए कोई भी कार्य कर रहा है, जो किसी भी क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, ऊर्जा के क्षेत्र में हो, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर या गवर्नमेंट के फील्ड में हो, बट वो कार्य जो इम्पैक्ट जनरेट करता है उसको वेलकम किया जाता है वहाँ पे। तो आपने कैसे डेलीगेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा और किस बेस पे भरा, क्या बैकग्राउंड है आपका? हाँ, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड, मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ और हम कम्युनिटी रीजनरेशन, मतलब कैसे हम समाज को ही ऐसा बना दे जहाँ पे ऑटोमेटिकली इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाए। जैसे कि इसमें मेन वैल्यूज़ के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे सॉइल रीजनरेशन, मतलब ज़मीन को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, वैसे हमें से लगता है कि जो समाज में हम रह रहे हैं उस समाज का भी सक्षम और सुदृढ़ होना ज़रूरी है। तो हम
गौचर विकास के साथ सॉइल का जो हेल्थ है उसके साथ हमारे मिट्टी की हेल्थ की बात कर रहे हैं जी। यस, मिट्टी की हेल्थ के साथ हमारा खुद का मानसिक स्वास्थ्य और खुद को समझकर हम समाज के साथ, मतलब तभी समाज का भी कम्युनिटिव स्वास्थ्य बनता है जी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। तो पिछली बार जो हम लोगों ने एक्रीडिएशन मिला था वो उस बेसिस पे था जो हमने कच्छ में काम किया है। जी। कच्छ में जैसे हमने हर घर के लिए एक न्यूट्रिशन गार्डन जिसको पोषणवाड़ी बोलते हैं जी। क्योंकि आप जानते हैं हम सिरोही में हैं। सिरोही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट माना। यहाँ पे माल न्यूट्रिशन कुपोषण का जी। बहुत ज़्यादा मात्रा है एंड मतलब जो फूड एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है इसके लिए हमारी प्लेट में वो सारे इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी है। खाद्य जो है अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स भी होना चाहिए। तो जब हम प्लेट देखते हैं यहाँ पे भी वो डोमिनेंट होती है एक ही अनाज से। जी जी। जैसे कि गेहूं है और सब्जी भी बिल्कुल ना के बराबर थी जब हम वहाँ पे गए थे, जैसे आलू और प्याज। तो ये कुछ भी नहीं है। कभी कभी मिर्च के साथ भी खा लेते हैं मिर्च लोग। के साथ एग्जैक्टली बाजरे की रोटी और मिर्च या फिर गेहूं की चपाती और मिर्च, ये उतना ही। तो हमें ऐसे लगा कि ये सारे विश्व की समस्याओं की हम चर्चा करते हैं उसको हम उस प्लेट से भी सॉल्व कर सकते हैं जी। मतलब अभी प्रॉब्लम है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एनिमल हस्बेंड्री, मतलब जो जिस तरीके से हम खेती कर रहे हैं हजारों हेक्टर एकर्स पे हम एक ही क्रॉप लगाते हैं, उसके कारण जो भी समस्याएं आती है ये क्लाइमेट चेंज के कारण, ज़्यादा बारिश हो गई या कोई कीट आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो वो हजारों एकर्स आपका उसका नुकसान हो जाता है। एंड उसको इतना ग्रो करने के लिए इंटेंसिव आपका सारा खर्चा, ये सारी चीज़ें लगती ही है जी। तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो नेचर में ऑलरेडी सारी चीज़ें जैव विविधता पूर्ण ही होती है। मतलब वहाँ पे जंगल में आपको एक ही पेड़ का जंगल नहीं मिलेगा, ये अलग स्तर पे होता है। तो उसी को हमने बस मिमिक कर दिया, मतलब उसी को ही हमने हर घर में ला दिया जंगल को जी। जैसे 50 से 60 अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और हम बोल सकते हैं औषधि वनस्पतियाँ और बड़े औषधि पौधे भी, इन सब को उनके घर के छोटे से ही स्पेसेस में ऐड कर दिया। तो ये एक बहुत उल्लेखनीय कार्य था यूनाइटेड नेशंस के लिए भी कि जिसके तरीके से उन्होंने हमें स्वीकृति दे दी कि आप वहाँ पे आकर, मतलब आप एक ऐसे युवा हो जो एक अच्छा कार्य कर रहे हो गांव के लिए, और उस एक गांव को देखकर बाकी के और भी गांवों ने हमें बोला कि हाँ आप हमारे गांव में आकर करो। तो ये इम्पैक्ट कैसे होता है कि एक जगह पे आपको करना है फिर वो स्प्रेड होता जाता है, रिजल्ट दिखता है तो फिर लोग अप्रोच भी करते हैं। बिकॉज वो पहले उनको पता होना चाहिए कि हाँ ये मतलब दैट्स अवेयरनेस इम्पोर्टेंट होता है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट होता है, तभी हम जो रीजनरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब पुनर्स्थापना की या पुनर्योजी संकल्पना जो लाने की बात कर रहे हैं, ये मतलब विश्व में क्यों ज़रूरी है। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो जो हमारा जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें कम करना है, हम ऐसे सोचते हैं। बट रीजनरेशन या पुनर्योजी संकल्पना ये है कि आप निगेटिव जो कर रहे हो उसको कम नहीं, आपको पॉजिटिव बढ़ाना है जी। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा कम्युनिटी रीजनरेशन प्रोजेक्ट माध्यम बना हमें विश्व तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिले और मतलब जैसे फैलाव हो जाता है ना, आप जो कार्य कर रहे हो वो बड़ा। इस बार हम लोगों ने ब्रह्मा कुमारीज के रेडियो मधुबन की तरफ से एक्रीडिएशन के लिए फॉर्म फिल किया था जी। ब्रह्मा कुमारीज का कम्युनिटी रेडियो मधुबन है, यहाँ पे हम मोर देन 100 विलेजेस में जी प्रोग्राम्स करते हैं, और उसमें तो अभी आप हमें सुन पा रहे हो वो उसी के कारण जी। तो विलेजेस की जो भी समस्याएं हैं, चाहे विमेन के लिए विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण हो, बच्चों का एजुकेशन से लेकर उनको व्यसन से मुक्त कराना, मतलब जितने भी हमारे SDGs है उसके लिए रेडियो मधुबन कार्य करता है। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक कम्युनिटी रेडियो इतने बड़े लेवल पे कार्य करता है और उसका इम्पैक्ट इतने लोगों की लाइफ पे होता है जी। तो इसके कारण हमें इस बार का एक्रीडिएशन मिला। बहुत खूब। और लगातार कैसे हम योगी को जैविक खेती करें इसके बारे में रेडियो मधुबन प्रयास करता है श्रोताओं तक ये बात पहुंचाने का, और जिसके तहत आप जाकर UN में भी रेडियो मधुबन का नाम आपने रोशन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, साधुवाद आपको।
तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे, आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप एक इंडिविजुअल युवा के तौर पे वहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया अपने आप को और अपने कार्य को, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बाकी पार्टीज़ हैं वो क्या करते हैं वहाँ पे जाके? ओके, एक्चुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है या जैसे हमारे भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर वहाँ पे आए हुए थे, तो हर देश के जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो वहाँ पे आती है। उन सब का मेन पॉलिसी मेकिंग पे रोल रहता है कि हम सब ने मिलकर किस एक चीज़ को मानना है। मतलब हम सबको अभी मेन कॉप का लक्ष्य ये होता है कि हमारा जो तापमान वृद्धि हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, जो मेन ग्रीन हाउस गैस जिसको हरित वायु बोले जाते हैं, उनके उत्सर्जन के कारण हमारे टेम्परेचर मतलब तापमान वृद्धि हो रही है, वैश्विक तापमान वृद्धि हो रही है, उसको कम रखना। मतलब उसका लिमिट हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस का उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। उसके लिए ये सारे लोग वहाँ पे मिलते हैं। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर जो भी जैसे हमने डिस्कस किया, ये क्लाइमेट चेंज के कारण जितने भी इम्पैक्ट हो रहे हैं जी, जैसे हम कितने सारी नैसर्गिक आपदाएं देख रहे हैं, जैसे चेन्नई में हाल ही में हुआ फ्लड। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों के बीच में हम कैसे सोल्यूशन क्रिएट करें, कैसे एक आशावाद निर्माण करें, क्योंकि आजकल यूथ भी बहुत चिंता में है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। या फार्मर्स, मतलब जो भी मार्जिनल्स है, हर एक को एक चिंता है क्योंकि वो ज़्यादा अफेक्टेड लोग हैं। तो ये बड़े जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है, गवर्नमेंट बॉडीज़ होती है या बिजनेसमैन होते हैं, वो वहाँ पे आए होते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई जाए कि हाँ इस चीज़ को सॉल्व, मतलब हेल्थ सेक्टर है उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। तो उसमें बाकी के देश भी अपनी सहमति बता देते हैं और सबकी सहमति से वो पास हो जाता है कि अगले 1 साल के लिए हमें ये चीज़ें करनी है। या ये एजेंडा आगे के सालों के लिए भी होता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग इस कॉप के बारे में देख ले तो हमारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है या जो भी हमारा कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल्स का, उससे ही 75% ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन होता है। उसको कैसे कम किया जाए, हम बाकी की चीज़ों के ऊपर फोकस करते ही है, बट ये मेन जो कंट्रीब्यूटर है उसको कैसे कम किया जाए, उसके ऊपर इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उन तरीकों को कैसे अपनाएं और उनको 3 गुना अपनाना है अप टू 2030। और दूसरा एक था कि हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसकी इफ़िशेंसी को हम कैसे दुगना कर सकते हैं अभी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर सभी फिर देश सहमति बताते हैं। और जैसे हम बात करते हैं जब भी कि ये जो ज़्यादा उत्सर्जन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का या कार्बन इमिशन, ये तो पूरा सबको पता है कि कार्बन वायु बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होता है, तो उसके लिए रोकना है। या इसका उत्सर्जन ज़्यादा विकसित देशों में होता है, बट उसका इम्पैक्ट जो कम विकसित या उनको विकसनशील बोलते हैं या जो विकास के बहुत स्तर के नीचे है, उनके ऊपर इम्पैक्ट वो ज़्यादा होते हैं। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ है या हमारे यहाँ पे भी जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनके ऊपर वो ज़्यादा सफ़र करते हैं इन चीज़ों के कारण। तो उनके लिए लॉस एंड डैमेज के अंदर फंड मिलता है तो ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम इतना फ़ंड कंट्रीब्यूट करेंगे, तो दिया जाता है। बिजनेसमैन भी सपोर्ट करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो ये गवर्नमेंट का रोल रहता है कि हाँ किस चीज़ के लिए हमें सपोर्ट किया है। फिर उस फंड को डिवाइड किया जाता है कि हेल्थ सेक्टर में कितना देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना देना है। तो क्योंकि हर क्षेत्र में उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उस इम्पैक्ट में जो डैमेज हो रहा है उस डैमेज की भरपाई के लिए वो फंड अलॉट किया जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। इस साल भी जो फंड दिया गया है वो जितना हमारा डैमेज हो रहा है उसके बस 10% ही है। मतलब हमें बहुत करने की ज़रूरत है जी। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जानते हैं कि हम क्या कोशिश कर सकते हैं। एक आम नागरिक है, एक आम जनता, वो क्या कर सकता है CO2 एमिशन को रोकने के लिए और कार्बन की मात्रा को हम ना बढ़ने दें, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं अपने स्तर पर तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94 14 15 14 15 पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम नई दुनिया नया ज़माना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे मध्य हमारे एक्सपर्ट है प्रियंका पाटिल जी, और आज उनसे हम बात कर रहे हैं COP28 के बारे में। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो UN के तरफ से होता है हर साल, और उन्होंने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है, ब्रह्मा कुमारी के सामुदायिक रेडियो को रिप्रेजेंट किया है, हमारे सिरोही ज़िले को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो आइए उनका फिर से स्वागत करते हैं और उनसे और डीपली जानकारी जानते हैं ये जलवायु परिवर्तन के बारे में। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ब्रेक से पहले मैंने बताया था कि ये तो पार्टीज़ वहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कि हम जो ईंधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कैसे कम किया जा सकता है। अगर व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो हम ऐसा क्या करें सुबह से लेकर रात तक ताकि थोड़ा बहुत हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें इसमें? यस बिल्कुल। एक्चुअली बड़े लेवल पे बातें होती है वो बहुत बड़ी होती है, एंड उसके ऊपर चेक करने के लिए कि हम कितने स्तर पर जा रहे हैं, इसके लिए तो अभी ग्लोबल स्टॉक टेक रहता है कि हमने क्या डिसाइड किया और हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी नया साल भी आ रहा है, हम सब के लिस्ट रहते हैं कि हम क्या करेंगे नए साल में, हम नई क्या धारणाएं शुरू करेंगे अपने जीवन में। तो जैसे ही हम जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं या पानी हम यूज़ कर रहे हैं जी, उसको भी हम कॉन्शियसली कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हम अपना मोबाइल बार बार चार्ज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, एंड उसको हम ऐसे नहीं यूज़ करते कि हाँ इतना टाइम तक यूज़ करना चाहिए, उसको ऐसे लिमिट रख कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको भी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है एंड वी आर ओवर यूजिंग इट। यस, वो उस स्तर पर भी हम कर सकते हैं। तीसरी बात है कि हमारी भोजन शैली, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि भोजन उगाने के लिए भी बहुत पानी का यूज़ किया जाता है, फिर उसको पकाने की हर प्रोसेस में बहुत पानी की खपत होती है। तो हम बहुत कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं कि मैं किस प्रकार का भोजन कर लूँ जो पर्यावरण की हानि ना करे, मतलब पर्यावरण को बचाने में मैं अपने भोजन से सहयोग दे सकता हूँ। तो आप पूछेंगे कि कैसा भोजन हो सकता है, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा पौधों से आई हुई चीज़ों को हम कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी भी जानते होंगे कि गाय या कोई भी एनिमल जिनको हम रखते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चारा, बहुत ज़्यादा पानी एंड बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी लगती है सच में। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पौधों पर आधारित भोजन का चुनाव करते हैं, और दूसरा चीज़ कि हमें जितना चाहिए उतना ही अगर खाए तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक ग्रेन या मतलब जो भी आपका है चावल गेहूँ, उसको बनने में, क्योंकि हम ग्राउंड पे काम करते हैं और उसको बनने में 6-6 महीने लगते हैं, 3-3 महीने लगते हैं, और हम सिंपली 2 सेकंड में मुझे मन नहीं कर रहा है फेंक देते हैं। तो वो बहुत एक चीज़ है जो हम चेंज कर सकते हैं, वो अपने मतलब डेली चीज़ है। और मुझे कल हम अपने फार्म विजिट पे गए थे और एक भाई जी आए, उन्होंने पूछा कि एक गाजर को एक ही गाजर लगता है क्या? जी। मतलब वो ऐसे सोच रहे थे कि जैसे आलू बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि गाजर, मूली, बीट ये भी बहुत ज़्यादा लगते होंगे एक पौधे को। जी। तो फिर उनको समझ में आया, मतलब ये तो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। जी बिल्कुल, खेती करना इतना इजी तो नहीं है। हाँ, मतलब वो अभी चैलेंजिंग सिचुएशंस के कारण चैलेंजिंग है, बट वो उसकी एक ब्यूटी है। बिल्कुल। बट यस, हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि इस फल को बनने में या जो भी फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसको बनने में बहुत टाइम लगती है, बहुत ह्यूमन एनर्जी लगती है, जल, मृदा, हर प्रकार का संसाधन उसमें लगता है। यस बिल्कुल, उसमें 5 तत्वों का इतना सहयोग होता है। तो ये कॉन्शियसनेस भी हेल्प करेगी। एंड अभी हम लोगों ने जो हमारे रेडियो मधुबन से वहाँ पे हम लोगों ने इवेंट ऑर्गेनाइज किए थे, उसमें एक मुख्य इवेंट फूड के ऊपर था जी। कि हम फ्यूचर को कैसे फीड कर सकते हैं, मतलब भविष्य जो आने वाला है उसको अगर हमें एक बहुत अच्छा सात्विक माना बहुत हेल्दी खाना हम उसको कैसे दे सकते हैं। और वहाँ पे ये हमारा जो इवेंट था वो छोटे बच्चे और युवाओं के साथ था जी।
तो 10 साल के युवा को भी ये प्रश्न है कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतनी अच्छी नहीं है, उसके कारण हमारे पास इतने इकोनॉमी नहीं है, मतलब इतने पैसे नहीं है, और जो हमारा ट्रेडिशनल अच्छा भोजन है वो हम नहीं खा पाते क्योंकि अभी वो बहुत कॉस्टली बन चुका है जी और जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है वो चीज़ें बहुत सस्ती हो चुकी है। बिल्कुल, जैसे आप बिस्किट देख लीजिए या ब्रेड देख लीजिए, सस्ती है। ब्रेड, कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीज़ें बहुत सस्ती है और उनको लगता है कि, लेकिन जो अवेयर है कि उनको पता है उसका हमारे हेल्थ के ऊपर कितना डीपली कोल्ड ड्रिंक इम्पैक्ट है। सस्ती है और नारियल पानी महंगा। सच में। तो मैं अभी जब गांव में काम करती हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जब एक मैं स्कूल में विजिट करने गई थी एंड इट वाज लाइक लंच ब्रेक में हम वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे बच्चे 2-3 ही बच्चों के पास टिफिन था जी, प्रॉपर टिफिन जिसमें से रोटी सब्जी हो सकती है ना, ऐसा वाला। जी, बाकी सबके टिफिन में बिस्किट, कुरकुरे और ऐसी चीजें, मतलब मुझे उनके नाम भी नहीं पता है, इतने सारे प्रोडक्ट्स है अभी। जी, तो वो एक डिफिकल्ट होता है कि आपको, क्योंकि आपको पता है इफेक्ट करेगी हेल्थ के ऊपर, बट वो एक स्टेटस के कारण अभी सबके घर में आ चुकी है या फिर एक ट्रेंड बन चुका है ये खाना, मतलब ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे एक मुद्दा ये भी आया हुआ था, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन है वो किसी भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन से उसका प्राइस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। लेकिन क्यों उसके रेट्स आजकल ज़्यादा है? क्या डिमांड उतना नहीं है या फिर क्या है? नहीं, वही जो हमने बात की ना, मोनोकल्चर, मतलब हम जो एक पीक ले रहे या क्रॉप ले रहे, उसके कारण हमारे पास ये नहीं है कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स और जो चाहिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जी, एंड अभी तो लोग कॉन्शियस है कि ऑर्गेनिक का प्राइस वैसे भी ज्यादा होता है, लेकिन आप समझ लो कि मेरे पास थोड़ी सी ही जगह है और मैं उसमें ग्रो कर रही हूँ, मतलब मैं खुद उगा रही हूँ मुझे जो चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमें ज्यादा कॉस्ट देने की जरूरत ही नहीं है। एंड अगर मैं ऐसे सोच लूँ कि मेरे पास जगह ही नहीं है, जी, तो मैं कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको अपने गमलों में लगा सकती हूँ। मेरे विंडो के पास में थोड़ी जगह है, वहाँ पे मैं कुछ धनिया वगैरह उगा सकते हैं या कुछ औषधि वनस्पति है जिसको हम डेली कंजम्पशन में उनका हर्बल ड्रिंक बनाकर पी सकते हैं। ऐसी चीजें तो कर सकते हैं। हाँ, तुलसी, पुदीना है और चाय पत्ती है, ये तो लगा ही सकते हैं। और सब उससे भी इजी है स्प्राउट्स हम अपने भोजन में इंक्लूड कर सकते हैं। और अभी माइक्रोग्रीन्स भी आ चुके हैं कि जिनको हम 2 पत्ते तक उसको उगाकर, उसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी हम मतलब कंज्यूम कर सकते हैं। और ये सारे तरीके इजी है, ये हम कर सकते हैं। और बाकी अगर हम कम्युनिटी लेवल पे है, हम गांव में रहते हैं, तो यस, ये समय है, हमको जागरूक होना पड़ेगा कि भले हम कोई एक पीक ज़्यादा ले रहे, फिर भी मेरे खेत की बाउंड्रीज में कुछ ऐसे पौधे होने चाहिए जो हमें सिक्योरिटी दे, हमें मार्केट से वो परचेस ना करने पड़े। ओके, जैसे कि सहजन है, मतलब मोरिंगा, उसको तो मिरेकल मोरिंगा बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत, उसको सुपर फूड भी बोला जाता है जी, उसके अंदर बहुत न्यूट्रिएंट्स है। तो ऐसी चीजें जिनको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं है, नींबू, ये जैसी सुपर फूड को तो हम लगा ही सकते हैं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को या हमारे खुद के पोषण के लिए जो जरूरी है। जी, बिल्कुल। तो खुद अपने किचन गार्डन बना सकते हैं आप, छत पर भी आप थोड़ा बहुत पौधे उगा सकते हैं, कैसे छत खराब ना हो और सही तरीके से आप उगा सकते हैं। तो उसके लिए आप ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं, आप कृषि वैज्ञानिकों के साथ बातचीत कर सकते हैं, हमें भी कॉल कर सकते हैं 94 14 15 14 15, यानी कि 9414151415 इस नंबर पर। तो प्रियंका जी, जैसे आप कह रहे थे इन सारे खेती के बारे में और ये सब चीज़ों के बारे में कि कैसे हम सही तरीके से अन्न उगाएं और ऑर्गेनिक उगाएं, तो इसके लिए क्या हमें सब्सिडीज भी मिलते हैं सरकार की तरफ से या फिर कोई गैर सरकारी संगठन है उनसे हम हेल्प ले सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अभी तो हमारा केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को इतना प्रमोट कर रहा है, मैं तो रोज मुझे इतने सारे दिखते हैं कि यहाँ पे कृषि का कुछ पाठशाला ऑर्गेनाइज किया है या कोई वर्कशॉप है, तो ये तो चीज़ें है ही। एंड बाकी प्राकृतिक खेती के लिए जो चाहिए चीज़ें, उसके लिए फार्मर्स के बहुत सारे ग्रुप्स है जो एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं। हम खुद उनके पास से देसी बीज लेते हैं
क्योंकि देसी बीज ये जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती है, जी। मतलब सूखा पड़ना या ज़्यादा बारिश होना, उसमें वो सुदृढ़ है, सक्षम है। आप अगर कोई हाइब्रिड बीज डाल दो तो वो ससेप्टेबल हो जाता है, उसमें ज़्यादा बीमारी आती है या ज़्यादा कीट आ जाती है। बट अगर हम इस प्राकृतिक खेती की पहल करते हैं, भले आप इतनी ज़्यादा मत करो कि 10 एकड़ है आपके पास, आप 1 एकड़ में शुरू कर दो, एंड जैसे आपको अपने अनुभवों से आप उसको और भी बढ़ा सकते हो। बट बिल्कुल आप पास के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर सपोर्ट मिलता है, वहाँ पे हर प्लांटेशन, मतलब आप बागान करने वाले हो उसके लिए अलग सब्सिडी होती है। जी। आप उसको, हम ड्राई रीजन में रहते हैं तो उसको पानी देने के लिए भी हमें, सिंचाई के लिए भी 60 से 70% की सब्सिडीज मिलती है। ओके। मैं ये चीज़ फूड सिस्टम इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि हम कार्बन को कैसे उत्सर्जित हो रहा है उसको रोक सके, कि हम मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं वो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए, या ये बहुत सारी बातें हैं। बट खेती एक ऐसा है कि जिसमें हम उस कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जमीन, सॉइल भी, मिट्टी भी कार्बन को कैप्चर कर लेती है। पौधे कार्बन का मतलब बहुत अच्छा सिक्वेस्टर है, वो भी कार्बन को अपने जो भी छाल है उसमें रोक कर रखते हैं। तो हमें इन सॉल्यूशंस, जो नेचर, प्रकृति के रिलेटेड सॉल्यूशन है, उसकी तरफ भी देखना चाहिए कि हाँ, ये भी एक तरीका है जिससे मैं अपने लेवल पे इस जो आपदा है या जो बहुत बड़ा भीषण समस्या है क्लाइमेट चेंज की, उसको हम अपने लेवल पे एड्रेस कर सकते हैं। एंड इसमें सोशल एंड कम्युनिटी, मतलब माना जो हमारा समाज एंड बड़े लेवल पे अगर हम मिलकर कुछ चीज़ें करते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। जी बिल्कुल, इसीलिए आप फोकस कर रहे हैं कि हम खेती बदल देंगे तो हम जीवन जीने की तरीके को भी बदल सकते हैं, और जहाँ से हम कहते हैं कि जो परिवर्तन है वो बीज हम बो सकते हैं, और सब चीज़ें प्लेट से ही शुरू होती है, जैसे आपने कहा। और सिरोही के बारे में बात करें तो आपने जो सिरोही में स्टार्ट किया है कंपनी के साथ मिल करके, तो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ या आके देख सकते हैं? हाँ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जैसे हमने कच्छ में मॉडल बनाए थे अलग अलग की, शुरुआत हर एक के घर से होती है, न्यूट्रिशन किचन गार्डन। यहाँ पे हम लोग आरके ट्रस्ट है सिरोही में, कालिंद्री एक्चुअली ये विलेज में जी। तो वो ट्रस्ट ने हमें इनवाइट किया था कि वहाँ पे हम ऐसे कैसे अलग अलग फार्म मॉडल्स वहाँ पे बना सकते हैं। एंड ये सिर्फ फार्मिंग के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नहीं है, इस प्रोजेक्ट का नाम बेटर लिविंग प्रोजेक्ट है। ओके। एंड जैसे कि हम ये श्रृंखला हमारी बढ़ती जा रही है, या हम देख रहे हैं कि कॉप में कैसे चीज़ें, तो मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे मुख्य लक्ष्य हमारी विश्व की समस्याओं का ये है कि हम चाहते हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी पीछे ना रहे। जी। तो अब हम उस गांव में जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे हम 50 से 200 महिलाओं को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाए, और महिलाओं के खास, हाँ, खास महिलाओं के लिए। एंड वो भी कृषि पे आधारित ही हो, ऐसे नहीं, वो क्राफ्ट भी हो सकता है, कोई और उद्योग भी हो सकता है। और हम फार्म लेवल पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सब्जियाँ उगा रहे हैं, तो हम ऐसे सोचकर ही, मतलब उसको इस वे से ही प्लान कर रहे हैं कि 2-3 साल के बाद वहाँ पे अलग अलग फ्रूट्स हम उगाएंगे, उसके हम अचार, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो एक एक प्लांट भी एक एक इंडस्ट्री का काम करेगा, या हर्ब्स है, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हमने उस प्रोजेक्ट को, उसका डिज़ाइन किया था। और उसमें जैसे एक हुआ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसमें दूसरा मृदा का हेल्थ, तीसरा कि वहाँ पे कितने सारे फार्मर्स जीरा की खेती करते हैं आसपास, जी। तो वो भी एक मोनोकल्चर है। जीरा भी एक बहुत सेंसिटिव क्रॉप है, जैसे मतलब बारिश जैसा माहौल हो गया, या बहुत ज़्यादा कभी कभी ओले गिरते हैं, या कभी कभी ऐसे ज़्यादा ठंड हो जाती है तो फॉग आ जाता है, तो उसका उस क्रॉप के ऊपर बहुत इम्पैक्ट होता है। उस क्रॉप को बहुत दवाइयाँ डाल कर लिया जाता है, बट वो बहुत इकोनॉमी जनरेट करने वाला क्रॉप है, इसलिए सारे के सारे फार्मर्स वही क्रॉप करते हैं। जी। तो वो क्रॉप बेचेंगे, उससे
पैसे आएंगे तो फिर वो दूसरी चीजें ले सकते, बट ऐसा नहीं होता। कितने फार्मर्स फ्रूट्स खाते होंगे, आई डोंट नो, जी मतलब मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर कोई खाता होगा। तो हम अलग अलग मॉडल्स डिजाइन कर रहे हैं कि ये प्रकृति की समस्याएं कोई भी आ जाए, ज्यादा बारिश भी हो, बारिश ना भी हो, लेकिन आपका जो फार्म है वो खुद को संभाल सकता है। जी, और सेल्फ सस्टेनेंस फार्म को ही सिखा रहे हैं। हाँ, और मतलब प्रकृति में देखो, जंगल में हम कभी नहीं जाते हैं हाँ हाँ कुछ दवाई डालने, अरे बिल्कुल। ये बीमार है उसको कुछ कर देते हाँ, हैं, हाँ। या पेस्टिसाइड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए होता है, वो खुद। तो हमारे जो मॉडल्स में कुछ 3 अलग टाइप के जंगल है, उसको फूड फॉरेस्ट बोला जाता है। जी तो उसमें विविधता, जो इस हमारा जो रीजन है, इस रीजन में जैसे आम अच्छा होता है, जी सीताफल अच्छा होता है, अंजीर अच्छा होता है, यहाँ पे सहजन भी होता है, तो नींबू वर्गीय जो भी फसलें हैं वो अच्छी होती है, बाम्बू होता है। तो ये अलग अलग टाइप की जो भी पौधे हैं, फलों के हो चाहे दवाइयों के पौधे हो, जो अच्छे होते हैं, उन सब का एक मिक्सचर करके लेयर में लगाया जाता है। जैसे जंगल में लेयर होते हैं हाँ ना, जी तो यहाँ पे हवाएं बहुत ज्यादा चलती है, वो हमारी जमीन को सुखाती है, जी जो मॉइस्चर उसको चाहिए, तो हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है, और पानी की तो हमारे पास कमी है। तो इस पूरे सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि सॉइल में अपने नमी रहे, उसमें कार्बन तत्व भी और बढ़ता रहे, और उस कार्बन तत्व के लिए हम जो भी मटेरियल डाले, तो उसमें बहुत सूक्ष्म जीव आएंगे, सॉइल हेल्दी हो जाएगी। सॉइल हेल्दी होती है तो प्लांट्स, उसमें जो पौधे ग्रो होते हैं वो हेल्दी होते हैं, एंड देन उसकी बाद की कड़ी हम, जो पौधे की हेल्थ अच्छी है, सॉइल की हेल्थ अच्छी है, तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। तो इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखकर उस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। जी तो कोई भी, मतलब जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के बच्चे वहाँ पे वॉलंटियरिंग करने आते हैं। अभी हम जनवरी में 10,000 तक पौधे लगा रहे हैं, अलग अलग टाइप के। जी तो यस, कोई भी आ सकता है, अपना सहयोग दे सकता है, मतलब पौधों को लगाना, उनको बढ़ता देखना, ये अलग ही खुशी है। जी बिल्कुल। तो क्या एक पौधा दूसरे पौधे के लिए वो सुरक्षा कवच भी बन सकता है? एक दूसरे की हेल्प करते हैं ये लोग? एक्चुअली यही चीज के कारण उसको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारी प्राकृतिक खेती के दरमियान इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, आपके जो भी एरिया है उसका 10% आप पौधे लगाओ, चाहे आप मेड़ पर पेड़ लगा दो, तो इन मेड़ों पर जो पेड़ है वो एक वातावरण निर्मित करेंगे। जी, क्योंकि आप पहले देखते थे, मतलब मैं अपनी दादी के जमाने में देखती हूँ, तो हमारे यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी थी, इतने पौधे थे जी। और अभी आप खेतों में जाओगे तो एक आपको पौधा नहीं मिलेगा जिसकी छाया में आप बैठ सकते हो। राइट। तो वो बस छाया के लिए नहीं है, वो सूक्ष्म वातावरण निर्मित के लिए बहुत जरूरी होता है। एंड वो मैंने एक बात बताई कि हवा को रोकता है, तो उसको विंड ब्रेक बोलते हैं। बट वो विंड ब्रेक बस एक ही काम नहीं करता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है जी। कि जैसे अभी आप देखते हो कि फेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ जानवर आ जाते हैं, फिर आपकी सारी फसल को नुकसान कर देते हैं। और बहुत फार्मर्स के पास इतना इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होता है कि वो फेंस कर दे, क्योंकि फेंस में ही बहुत ज्यादा खर्चा आता है जी। सब्सिडीज मिलती है बट वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। बट अगर हम कुछ पौधों को ही इस विधि से लगा दिए जाए 2-3 लेयर में, तो वो हवा को ना बहुत फास्ट नहीं आने देते, वो सर्कुलेट करके आते हैं, तो वो हवा यूजफुल हो जाती है। एंड वो कोई दूसरा एनिमल आकर नुकसान करने वाला है उससे भी रोक देते हैं। तो इसमें आप थोड़े से कांटे वाले पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे करोंदा है। वो बहुत मार्केट में हाई प्राइस में भी बिकता है, लेकिन उसका मतलब उसमें कांटे भी पर्पस भी हो गए कि उसके कांटे हैं तो फेंस हो गया, हवा को भी रोक रहा है छोटा लेयर बन के, और आपको प्रोडक्शन भी दे रहा है, और उससे आप पिकल्स भी बना सकते हो। मतलब 3-4 चीजें, मतलब हम जो भी चीज डाल रहे हैं उसको इस विधि से डाले कि एक पौधा भी हमें 4-5 अलग अलग वे से उसका कुछ फायदा कर ले। तो ये रिसर्च जो वैज्ञानिक है वही कर सकते हैं, आम जनता भी कर सकता है, लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर के और सीख करके। तो ऐसे यूथ अगर इकट्ठा हो जाए तो आपको क्या लग रहा है, हम कितने जल्दी भारत को परिवर्तन कर सकते हैं?
हाँ, एक्चुअली मुझे मतलब वहाँ पे मेरे जाने के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि कितना अर्जेंसी है, मतलब कितनी ज़रूरत है कि हमें फास्टली जब भी हम ऐसे एक प्रोजेक्ट करते हैं तो हाँ, उसका खुद का एक इम्पैक्ट होता है कि वो एक शिक्षा के लिए स्थान बन जाता है, वहाँ पे लोग देख ले, सीख ले और फिर कर ले। बट मुझे ऐसे लगता है कि हम युवाओं के अंदर बहुत एनर्जी होती है और मैंने वहाँ पे भी बहुत युवाओं को मिली, उनकी बहुत अलग स्टोरीज़ है, जी। यूनिक स्टोरीज़ है और वो अपने अपने कार्य से इंस्पायर कर रहे हैं अपनी कम्युनिटीज़ को। तो मुझे ऐसे लगता है यूथ अगर इकट्ठे आ जाए तो हम बहुत फास्टली कर सकते हैं। मैं टाइम नहीं बता सकती बट सच में हम बहुत फास्टली जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे हम वो इम्पैक्ट ज़रूर कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर आप खेती के ऊपर काम कर रहे हो, तो यूथ को लगता है कि पैसा ज़रूरी है, फिर कैसे छोड़े, परिवार भी चलाना है। लेकिन ये काम करने में क्या मिलता है आपको? हाँ, सच में। अभी देखिए यस, काम करना ज़रूरी है। ये अपना स्वधर्म है कि हम प्रकृति के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आप जो प्रकृति के लिए सेवा कर रहे हैं वो भी आपका इनकम सोर्स बन सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल कि अब मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं खुद अपना फार्म भी डिज़ाइन कर सकती हूँ, उससे मैं इनकम जनरेट कर सकती हूँ। बिल्कुल। बिकॉज फार्मिंग इज लाइक आप उसको बिजनेस की तरह से भी देख सकते हो कि आप अलग अलग क्रॉप्स को चूज कर रहे हो, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो और आपको इकोनॉमी भी दे रहे हैं। आप एक क्रॉप लगाओगे, उसका नुकसान हो गया तो लॉस है, लेकिन आप 10 अलग अलग टाइप के लगा रहे हो और 10 का अलग अलग इनकम रेंज है, उसमें से आपके 2 फेल भी हो गए तो भी आपको 8 से इतना इनकम मिलेगा कि आप सस्टेन कर सकते हो। ये हुआ फार्म से आपको जो इनकम जनरेट हो रहा है। दूसरी चीज की अलग अलग ग्रीन जॉब्स है जी। एंड मैं एक बार देख रही थी यूट्यूब पे कि दुनिया भर के 10 हाई पेड जॉब्स कौन से हैं या मोर सस्टेनेबल जॉब्स कौन से हैं। तो उसमें सेकेंड लेवल का एक जॉब था सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट। जी। तो मुझे अच्छा लगा और मैं अपनी टीम को भी दिखा रही थी कि आप खुद की वैल्यू को समझो, आप जो कर रहे हो वो कोई साधारण कार्य नहीं है, ये कार्य वो है जो बहुत ज़रूरी है एंड वो हाई पेड जॉब है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि मुझे कहाँ अप्रोच करना है और कहाँ पे उसकी वैल्यू की जाती है। इसके लिए ऐसी स्टोरी होती है ना, एक स्टोरी आपको पता है, एक हीरा एक बच्चे को दिया जाता है और उसको पूछा जाता है कि इसका प्राइस चेक करके आओ। तो वो पहले किसी पर्सन के पास जाता है, उसको तो लगता है नॉर्मल पत्थर है जी। तो ऐसे हर कोई उसकी वैल्यू अलग अलग बता देता है। तो हम जब खुद की वैल्यू समझते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने अंदर वो ज्ञान ले सकते हैं और बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उनको ज़रूरत है सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट की जी। और बहुत सारे फार्म्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत बड़े बड़े फार्म्स भी होते हैं। मतलब फार्म है, हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ज़रूरत है। तो अलग अलग सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। तो आप सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट बन सकते हो, तो आपको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सेवा के साथ साथ आप उतना कमा सकते हो जिसमें आप अपनी फैमिली को एक अच्छा जीवन दे सकते हो। बिल्कुल। और आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी और बड़े बड़े आप कह सकते हैं सोसाइटीज़ में भी आपको ग्रीनरी चाहिए होता है। आप रूफटॉप गार्डनिंग की बात करो या ग्रीनरी उसके सोसाइटी के अंदर भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी आप इनकम कर सकते हैं। मतलब ये एक हो गया गार्डनिंग सिस्टम या प्लांटेशन सिस्टम। इवन आप हेल्थ सेक्टर में भी जाओ, वहाँ पे भी कैसे हम कॉन्शियसली हेल्थ सिस्टम में ये कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट इतना हो रहा है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री है, हर एक जगह पे एक सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखो जितनी प्रॉब्लम्स है उतने एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। राइट। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी अर्जेंसी में कौन से इंडस्ट्री है जहाँ पर इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है? एक्चुअली मैं फूड से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि हमारे इंडिया की बात कर ले तो हमारा मोर देन 52% पीपल एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो मैं चाहूँगी कि चाहती हूँ बहुत कोई भी ग्रीन जॉब हो सकता है, बट यस इसमें अगर हम सीख ले तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इंडिया के फ्यूचर के लिए भी, वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए भी। हाँ, क्योंकि अगर हम लक्ष्य देखते हैं कि किसी को भी हमें पीछे नहीं छोड़ना है तो फूड एक उनकी बहुत मूलभूत आवश्यकता है। एंड जिस विधि से हम आज फूड ग्रो कर रहे हैं, जिस विधि से हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, जिस विधि से हम उसको पैकेज कर रहे हैं,
वो अंत तक जाकर फूड बचता ही नहीं है, वो एक प्रोडक्ट का रूप ले लेता है। तो अगर आपको सही मायने में मतलब अगर हम सारी समस्याओं का अगर रूट कॉज या कहाँ से समस्याएं शुरू होती है उसको देखकर वहाँ पे काम करना शुरू कर दे, तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि दिन हम सबके लिए एक अच्छी नई दुनिया बना सकते हैं। जी बिल्कुल, नई दुनिया बनाना चाहते हैं तो अपने प्लेट से शुरू करें। आप क्या खा रहे हैं और कैसे खाना चाहिए उसके बारे में थोड़ा विचार करें। फिर आप अगर सिरोही ज़िले में रहते हैं तो बिल्कुल आप प्रियंका जी के साथ संपर्क कर सकते हैं और कालिंद्री गांव आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमें एक्चुअली क्रॉप्स उगाना चाहिए और ईजीएस्ट तरीका क्या है, बिना टेंशन लिए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि इस बार का हमारा एक मैसेज था कि विच टाइप ऑफ फ्यूचर यू वांट, मतलब किस तरीके की दुनिया आप चाहते हो। तो मुझे ऐसे लगा वो कनेक्शन और सेलिब्रेशन के आधारित हो, मतलब हमारा जो संबंध है प्रकृति के साथ, हमारा जो संबंध है एक दूसरे के साथ, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो उत्सव हो। बिल्कुल, क्योंकि टेंशन लेके अगर आप कर रहे हैं क्रॉप्स उगेगा नहीं उगेगा, फॉर एन एग्जांपल क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर लोग लेंगे नहीं लेंगे, फिर उसमें फिर हम पीछे हट जाते हैं। हाँ, और कम्युनिटी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जी। अगर आप 100 लोग मिलकर कोई चीज कर रहे हो तो आपके ऊपर रिस्क नहीं है। हाँ 10 लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हो तो आपको एक भरोसा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है। एंड दूसरी बात, आप जब सिस्टम बनाने के ऊपर फोकस करते हो, क्योंकि हमें सिस्टम थिंकिंग चाहिए, ये भी हमने कॉप में सीखा कि क्या मिसिंग है, सिस्टम थिंकिंग मिसिंग है। जैसे जंगल एक सिस्टम है, यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है। सिस्टम में आपको आउटकम का सोचना नहीं पड़ता जी। आपने एक सिस्टम बना ली तो आउटकम आपको मिलेगा ही जी। तो आप अपने गार्डन को या अपने खेत को भी एक सिस्टम के आधारित बनाएंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आएगा तो क्या करूँगा, इस प्रॉब्लम को अलग रीति से सॉल्व करना है। या खेत छोड़ो, किसी भी चीज़ में हम सिस्टम बना लेंगे तो बाकी सारा जो हम आउटकम चाहते हैं, वो समृद्धि के मामले में हो, वो ग्रोथ के मामले में हो, वो प्रकृति को बचाने के मामले में हो, सिस्टम हमेशा सॉल्यूशन के साथ ही होती है। तो हमें वो सिस्टम बनना पड़ेगा और हम सब मिलकर वो कम्युनिटी भी बन सकते हैं जो ये सारे सॉल्यूशन विश्व को दे सकती है। और हम ये नहीं मायने करता कि हम कहाँ पे है, हम जहाँ पे भी है वहाँ पे अगर हम जगे हुए हैं तो वो उतना काफ़ी है पूरे विश्व को बदलने के लिए। जी बिल्कुल। और जब आप खेती करने जा ही रहे हैं तो एक बार जरूर ट्रेनिंग्स के लिए जाएं और ये सुविधा उपलब्ध है। ट्रेनिंग्स होते हैं, महीने में 2 बार ट्रेनिंग्स रहते हैं। तपोवन में जी, ब्रह्मा कुमारी का जो तपोवन 100 एकर्स फार्म है, वहाँ पे हम खास करके किसानों को ये अलग अलग तकनीक, जिससे उनका खेती करना एक उत्सव बन जाए। जी, खेती करना उत्सव बन जाए, कितनी मतलब अच्छी लाइन है ये, और सुनते ही अच्छा लग रहा है हमको, तो करने में भी अच्छा ही लग रहा होगा डेफिनेटली। और अभी राज ऋषि विलेज भी आप लोगों ने प्रयास किया है जहाँ पर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटी सी जगह पे कैसे कर सकते हैं वो भी दिखा रहे हैं। ये छोटी गृह वाटिका की तरह आदर्श वाटिका बना रहे हैं कि उसमें हम नॉर्मल, अगर किसी किसान के पास या किसी के भी पास, मतलब इसमें तो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग भी है या कोई भी है, उसके पास मिनिमम स्पेस है, तो हम उसमें कैसे अलग प्रकार की सब्जियां फल ग्रो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। अब आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर आइए, एक बार देखिए कि कैसे हम नए नए तरीके से एक सीमित स्थान पर अलग अलग तरीके के अलग अलग सब्जियां उगा सकते हैं अपने घर के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर आइएगा। एंड प्रियंका जी, अभी वक्त तो हो गया है यहाँ से अनुमति लेने का, तो आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? COP28 के एक एसेंस आप कह दीजिए। एक्चुअली मैं वही बोलने वाली थी कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी हर एक की अपनी कहानी है। एज अ रेडियो मधुबन में वहाँ पे गई थी लोगों की कहानियाँ सुनने, जो हमें प्रेरित कर सकती है। हम इसमें अकेले नहीं हैं, जो भी समस्याओं के साथ हम जूझ रहे हैं, हम सब साथ हैं। तो आप भी वो कहानी है और हम सभी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो आप बस अपनी आवाज़ को पहचानिए या अपनी आवाज़ बनिए या दूसरों की आवाज़ बनिए जो आपके यहाँ पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, और यकीन मानिए हर आवाज़ को पहचान मिलती है।
जी, बिल्कुल। बहुत ही सही बात इन्होंने कही है कि हर आवाज़ को पहचान मिलती है, मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो इस बात पर गौर करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आज का कार्यक्रम कैसा लगा। सिर्फ़ कैसा लगा नहीं, लेकिन आप ज़रूर खेती के लिए प्रयास करिए, एक नई दुनिया, बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास आप करते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए सभी श्रोताओं को, और प्रियंका जी आपका खूब-खूब धन्यवाद हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए, थैंक यू। शुक्रिया। तो यहीं पर रुकते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। राष्ट्रीय किसान दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।